नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो हमारा ये सफलता सीरीज चल रहा है, सफलता सीरीज का पार्ट 5 है ये। इसमें हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के हैं। आइए देखते हैं एग्जाम के सारे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, देखें। पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपए की राशि है, इसे दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 5% साधारण ब्याज और दूसरा भाग है 7% ब्याज पर। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज जो प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ है, 1,050 रुपए। देखो, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका एलिगेशन है, और उससे एक आसान तरीका है, वो अभी हम बता रहे हैं, शिफ्टिंग मेथड है। इसमें आप देखिए, एलिगेशन जब भी आप लगाओ, ये दर को लेके ना लगाओ। अगर आप दर को लेके लगाओगे तो बाद में मैटर फंस जाएगा। आप सीधे सीधे धनराशि को लेके लगाओ। हम ये कहेंगे, अजित 3 साल का ब्याज है, ये 3 साल का। सबको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, बराबर रहता है। अगर हम बोले 3 साल का जो ब्याज है कितना है, 1,050 है। हम आपसे बोले 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप बताओगे 3 त्रिकनो 3 पचे 15, 350 रुपए 1 साल का ब्याज होगा। अब हम ये देख लेते हैं 5% पर 1 साल का ब्याज कितना है और 7% की दर से 1 साल का ब्याज कितना है। इसके बाद हम एलिगेशन लगा लेते हैं। देखो, आप 5% से अगर आप इस पे देखोगे, आप सीधे देखो 10% 600 आएगा, 5% कितना आ जाएगा, 300 रुपए। 5% पे ब्याज मिलेगा कितना, 300 रुपए। अगर हम बोलेंगे 7% से देखोगे तो क्या, 7 छक 42 यानी 420 रुपए। एक चीज और देखना, एलिगेशन लगाने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लेना, ये जो दोनों को मिला के ब्याज मिल रहा है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। 350 इन दोनों के बीच में, 350 आप यहाँ पे रख दो। इसके बाद इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, 50, और ये हो जाएगा 70। ये कितना आ जाएगा, 70। अब हमको क्या बताना है, इसी रेशियो में आप इसे डिवाइड कर दो। आप देखो, धनराशि हमें बतानी, अलग अलग धनराशि क्या है। तो 7 5 आप बताओगे 12 यूनिट बराबर कितना होगा, सॉरी ये 12 है, 7 5 देखो 7:5 के अनुपात में रहेगा। तो 7 5 12 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, आप बताओगे 6,000 दिया है, 6,000 है, 6,000 है। 1 यूनिट बराबर कितना बताओगे, 12 5 60 500। हमें बताना है धनराशि क्या है, ये बताओगे 5 पचे 2500 रुपये आ जाएगा, और ये बताओगे 5 सते 3500 रुपये आ जाएगा। अलग अलग जो भी धनराशि बताने रहे आप ऐसे बता ले जाओगे। और एक इससे भी आसान तरीका है, देखो आप उसे कैसे सीखोगे। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम ये मान लेते हैं, ये आ गया होगा, उम्मीद है कि सबको आ गया होगा। देखो, एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि 6,000 रुपए की राशि है, इस पे हम टोटल मान लेते हैं। एक वर्ष में जो हमें, एक वर्ष में ब्याज हमारा कितना आया, 350 रुपए आया है, ये एक वर्ष का। अगर हम मान लेते हैं सिर्फ अगर हम 5% ब्याज लगाते इस पे तो कितना आता, आप बताते, 300 रुपए आता। अच्छा ये बताओ, ये इतना, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, आप बताओगे 7%। अच्छा अगर आप 100 पे देखोगे, 100 पे ये 7% और 5% से अगर आप तुलना करो, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, यानी इस पे 2 रुपए से एक्स्ट्रा मिलेंगे। और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50। आप सीधे बता देना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप बता देना 25। और 100 बराबर कितना आ जाएगा, आप बता देना 2500। यानी हमको किस पे मिला है, 7% पे हमारा कितना आ जाएगा, 2500 रुपया। सीधे ऐसे लगाना है, इसमें कुछ नहीं सोचना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसमें ये 3 वर्ष का ब्याज था, हमने 1 वर्ष का देख लिया कितना इतना है। और अगर हम पूरे पे सिर्फ 5% लगा देते तो हमें कितना मिलता है, 300 रुपए। अब ये 5 से और 7 हम 100 पे तुलना कर रहे हैं, सीधे सीधे किससे तुलना कर रहे हैं, 100 से। ये कितना परसेंट ज्यादा है, 2%, यानी दो रुपए मान लो अधिक है ये इससे। और यहाँ पे कितना अधिक है, 50 रुपए अधिक है। तो आप लगा लेना, 2 बराबर 50 हो जाएगा, 1 बराबर 25, यहाँ पे आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जब भी ये सवाल आए, देखो आप कैसे लगाओगे इनको। इसे लगाने का एक ही तरीका, अगर आप दूसरा तरीका लगाते हो, यक्स मान के लगाओगे, फिर वहां 2 घात समीकरण बनेगा। तो आप कैसे लगाओगे इसे,
देखो ये दिया है ए अकेला एक काम को पूरा करने में ए और बी के साथ जितना समय लगता है उससे 8 घंटे अधिक समय लेता है। इसका क्या मतलब है, अगर ए अकेले कार्य करे तो ए और बी जब मिलकर कार्य करेंगे उससे 8 घंटे का समय अधिक लगेगा। और दूसरी बार बोला है यदि बी अकेला काम करता है और ए और बी मिलकर करे तो उससे 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। 4 सही 1/2 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे लगते हैं। सवाल दिखने में बड़ा है, लगाने में कुछ भी नहीं। देखो आप कैसे लगाओगे, इससे गुणा करके अंडर रूट कर देना, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 8, 4 दूना 8 1 9 बटे क्या हो जाएगा 2, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 36। अंडर रूट में 36 का मतलब क्या हो जाएगा 6 दिन। यानी ए और बी दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे 6 दिन। इस सवाल को जब भी लगाना रहे सेम यही प्रक्रिया लगाइए आप। ऐसे सवालों को आपको रटना पड़ता है, जब आप रटोगे तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे से लगा पाओगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक पहाड़ी का आधार उसके शीर्ष बिंदु से 100 किलोमीटर पर है। एक व्यक्ति कार से पहाड़ी के आधार से शीर्ष बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसी समय एक चूहा क्या करता है, शीर्ष से आधार की ओर चलता है और वो ऐसे तब तक आता है जब कार को एक बार टच करेगा पुनः कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर टच करेगा पुनः कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और उसकी जो चाल है कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लेते हैं जैसे आप पहाड़ है, ये पहाड़ रहेगा तो पहाड़ नीचे चौड़ा रहेगा, आधार मान लो उसका ये है, ये शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है। ये बोल रहा है ये कुल मिला के कितने मीटर की कितना है 100 किलोमीटर है। यहाँ से देखो दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ किए हैं। अगर कार यहाँ से चलेगा, यहाँ से मान लेते हैं कार चल रहा है यहाँ से, और यहाँ से चूहा चलेगा, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटे। आप देखो लगाओगे कैसे इसे, यहाँ एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। इसका क्या मतलब है, जितना समय कार को इस शीर्ष बिंदु तक पहुंचने में लगेगा उतने समय तक चूहा दौड़ेगा। क्योंकि चूहा क्या करेगा, जैसे कार यहाँ से चला होगा ये भी यहाँ से लेगा, कार यहाँ पहुंचेगा, इसे टच करेगा पुनः वापस जाएगा, फिर कार और आगे आएगा, फिर ये टच करेगा पुनः ऐसे वापस जाएगा। इस यात्रा के दौरान ये कह रहा है कि चूहे ने कुल मिला के कितनी दूरी तय की है। और ऐसा नहीं, देखो चूहे की चाल अगर कम होती तब क्या होता कि कार इसके ऊपर चढ़ जाता, लेकिन चूहे की चाल क्या है ज्यादा है, इस वजह से चूहा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। देखो आप क्या करोगे, अच्छा ये बताओ अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कार को जाने में कितना समय लगेगा। आप बताओगे 100/10 करोगे, आप बताओगे 10 घंटे लगेगा। 10 घंटे में चूहा 14 की चाल से दौड़ा होगा तो कुल मिला के कितना दूरी तय करेगा, 140 किलोमीटर। ये आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 140 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ ये क्वेश्चन ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखो कितनी बार आए हो, ये भी बहुत बार आए हो एग्जाम में। देखो इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या करोगे, इस सवाल में क्या दिया है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 20% कम पर खरीदता और 630 रुपए कम पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो इससे आप लगाने के लिए कुछ मत करो, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। ये अगर ये व्यापारी इसे 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने पे के बेचेगा, आप बताओगे 110 रुपए में बेचेगा। अब ये कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदने का मतलब 100 से 20% कम यानी 80 में खरीदा होता, 630 में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। आप बताओ इसका 20% क्या होगा, 8 दूनी आप बताओगे 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ये कह रहा है अब ये जो इसकी पहली सेलिंग प्राइस है, यानी पहली बार जो बेच रहा था अब ये बेच रहा है, किस पे बेच रहा है, ये दूसरी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का जो डिफरेंट है ना वो कितना है, 630 है। आप बताओगे इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 14 बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 630। 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 9 63
एक बराबर कितना आ जाएगा 45 और 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 4500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4500। एक बार पुनः देख लो इस सवाल को। हम ये कह रहे हैं एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वह 20% कम में खरीदता और 630 रुपए कम में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता, आप बताते 20% का। ये कह रहा है। अब ये मान लो क्रय मूल्य हमने मान लिया अगर 100 रुपए है, तो आप ये बताओ अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, 10% लाभ पर बेचता मतलब 110 रुपए में बेचता। ये कह रहा है 110 रुपए में नहीं बेचा है, और ये कह रहा है अपना 20% कम में खरीदता, यानी 100 से 20% कम यानी 80 में खरीदता, और कह रहा है 20% लाभ होता। तो आप बताओ इसका 20% कितना हो जाता है, 96। यानी इस लाभ पर बेचेगा, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना दिया, 630। आप देख लेना यहाँ से 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 630, एक बराबर कितना आ जाएगा 45। हमें 100 क्रय मूल्य बताना, 100 बराबर क्या होगा यही बताना था। हाँ ये सवाल है, ए बी के किए गए कार्य का आधा भाग कर पाता है। आप ऐसे सवाल लगाइए, ए है मान लेते हैं ए और बी, ए बी के किए गए कार्य का आधा भाग कर पाता, अगर बी 2 करता है तो ये 1 कार्य कर पाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यानी ये ऐसे समझिएगा, ये 2 खिलौने बनाता है तो ये 1 खिलौने बनाता है, लेकिन इनका टाइम अलग अलग दिया है। बी के लिए गए समय के 3/4 समय में, बी द्वारा लिया गया अगर 4 समय होगा तो ये कितना समय लेगा, ये कह रहा है 3 समय लेगा। बात ये समझ लीजिए, यहाँ पे यही मेन चीज है। अगर बी ने 4 समय लिया है तो ये कितना लेगा, इसका 3/4 मतलब 3 समय लेगा। अब ये कह रहा है वे दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे बी है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप ये बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हम क्षमता देखते हैं, लेकिन आप किसी की क्षमता कैसे निकालोगे, जब टाइम बराबर हो जाए, इन दोनों का टाइम बराबर रहे, इस बराबर टाइम में कौन कितना काम करेगा वही उसकी क्षमता रहेगी। हम क्या करेंगे, इधर 4 से गुणा कर देते हैं, अगर इधर 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 1 4 और 4 3 12, और इधर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 चौक क्या हो जाएगा 12। यानी अगर अब ये समझ लो, अगर इनका समय बराबर हो गया, मैं देखो क्या करूंगा, इसमें समय बराबर करके क्षमता निकाल लूंगा। अगर इनका समय बराबर हो गया यानी 12 घंटे ये 12 घंटे ये, 12 घंटे में ये कितने खिलौने बनाता है 4, और ये 12 घंटे में कितने खिलौने बनाता है 6। अगर मैं बोलूं इनके क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा, तो आप बताओगे 2:3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2:3 इनकी क्षमता आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर दोनों मिलकर किसी 18 दिनों में कार्य किए होंगे, आप बताओ दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे 5, और 18 दिन में कुल कितने खिलौने बना देंगे, 18 पचे क्या हो जाएगा, आप बताओगे 90। 18 पचे 90 खिलौने बनाए होंगे। अब ये कह रहा है बी अकेला अगर करेगा तो कितने दिनों में करेगा, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है, 90 खिलौने बनाना रहे, ए एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है, तो बी एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है, 3 की क्षमता से बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे, 30 दिन, ये ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम फिर से बता देते हैं, ए बी दिया है, ए बी के आधा कार्य कर पाता है और बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, यानी अगर बी 4 घंटे का समय ले रहा है तो ये मान लेते हैं 3 घंटे का समय लेगा, यानी 3 घंटे में ये 1 बनाएगा और 4 घंटे में ये 2 बनाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम समय को बराबर कर देते हैं, समय को बराबर करेंगे तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 2:3, और इसके बाद दिया ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक व्यक्ति ने पाया कि अभी 2/5 भाग यात्रा करना बाकी है, तो कुल यात्रा कितनी करनी होगी। आप ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति 2/5 भाग यात्रा, ये क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की यात्रा किया है, यानी टोटल भाग सबको पता है 5 है, और उसमें 3 भाग हो गया है, तो बचा कितना है 2 भाग, और ये जो 3 भाग हो गया, 3 बराबर आपको दिया है कितना 30, 1 बराबर कितना हो जाएगा 10।
हमसे टोटल भाग 5 बराबर पूछ रहा है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे क्या करोगे आप, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर की यात्रा है। एक बार आप देख लो, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 2/5 भाग यात्रा करना बाकी है, यानी हुआ कितना है, 5 में कितना बाकी है, 2, तो हुआ कितना है, 3, और ये 3 कितने के बराबर होगा, 30 किलोमीटर के, 3 बराबर 30, 1 बराबर 10, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ये सवाल आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये सवाल बहुत पूछा जाता है, पता नहीं कितने हर एग्जामों में आया हुआ ये सवाल। इस सवाल को देखो आप लगाओगे कैसे। ये क्रमिक बट्टे का सवाल है। ये दे रहा है एक सीडी प्लेयर जिसकी कीमत 900 रुपए है, यानी ये इसकी जो कीमत है, ये कीमत दिया है 900 रुपए। 2 क्रमिक छूट के पश्चात उसे 729 रुपए में बेचा जाता है। तो पहला छूट दिया है 10%, तो आपको बताना कि दूसरा छूट क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप ये बताओ 900 पे 2 क्रमिक छूट है, एक छूट हमें पता है 10%। आप ये बताओ अगर हम इसका 10% छूट दे देंगे तो 90 इसमें से घटा दोगे आप, क्योंकि इसका 10% क्या हो जाएगा, 90। तो आप इसमें से जब 90 आप घटा दोगे तो 0, ये कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 810। यानी 810 जो आया है ये हमारा 2 छूट पे, ये 1 छूट पे है। 1 छूट पे हमें कितने में मिलेगा, 810 रुपए में। लेकिन एक छूट और दिया गया है, उस छूट के बाद हमें कितने मिलेगा, 729। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं 729 तक आने में 729 ही दिया, ये 729, इसमें से 729 आप लेस कर दो, 729 लेस करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 81 आएगा। अब ये कह रहा है, अब आप ये बताओ, यानी हमको दूसरा छूट कितने का मिला है, 81 रुपए का, लेकिन हमें दर बताना है। दर आप ये बताओ ये छूट कहाँ से मिला होगा, क्योंकि एक छूट देने के बाद हमें 810 रुपया है, 810 रुपए पे 81 छूट मिलेगा, तो यही बताना है हमें। दूसरा बट्टा क्या था, आप बताओगे, 10% आ जाएगा। कितना आ गया, 10%। एक बार पुनः देख लो, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये 900 रुपए की 900 रुपए पर 2 क्रमिक बट्टा हमको बताना था। एक बट्टा हमने कितने 10% का निकाल दिया, 10% इसका कितना आ जाएगा, 90, 90 घटाने के बाद कितना आ गया, 810। ये कह रहा है कि जब दूसरा बट्टा दिया गया तो इतना हो गया, हमें रेट बताना, दूसरा बट्टा बताना था। तो 810 से 729 निकालेंगे तो यानी 81 रुपए का हमें पुनः छूट मिला है। किस पे मिला, 81 रुपए पे, 810 रुपए पे। तो आप 810 रुपए का 81 कितना परसेंट है, 10%, यानी दूसरा बट्टा कितना रहेगा, 10%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ ये सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक रकम 15 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो अपने रकम को 8 गुना कितने वर्षों में जाकर हो जाएगी। देखिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो वहां आपको ये बताया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये घात के रूप में बढ़ता है, ये उसका जो पावर होता है पावर के रूप में बढ़ेगा। जैसे ये 15 वर्षों में अगर 2 गुना है, 15 वर्षों में कितना, सॉरी 15 वर्षों में अगर ये 2 गुना है तो अगले 15 वर्षों में इसकी पावर और बढ़ जाएगी। तो ये कह रहा 8 गुना होने में कितना हो जाएगा, यानी 15 वर्षों में तो इसकी 2 की पावर क्या करोगे आप, 8 गुना होने का मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। आप 15 तिया क्या कर दोगे, सीधे 45। देखो मैं ये कह रहा हूं हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या होता है, पावर के रूप में बढ़ता है। अगले 15 वर्षों में 2 की पावर 2 हो जाता है, अगले फिर 15 वर्षों में 2 की पावर 3 हो जाता है। यही कह रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 45 वर्ष आ जाएगा। सवाल को ऐसे लगाइएगा आप। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का योगफल बताना है। दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड 130 तक दिया है, पुनः 30 से कहां तक दिया, 1 तक। आपसे ये कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। देखो सवाल को लगाने के लिए आप क्या करोगे, मैं एक छोटे ऐसे आप देख लो, जो संख्या बीच में रहती है ऐसे सवालों में, जो संख्या मध्य में होती है हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर देते हैं, योगफल आ जाता है। जैसे मैं 30 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 900। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 900। बट आप देख लो कैसे होता है ये, जैसे मैं बोलूं 1 2 1, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 2 का स्क्वायर, 1 2
3 2 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 आएगा। देखो 3 3 6 3 9 ऐसे 1 2 3 4 3 2 1 इसे जोड़ोगे तो कितना जाएगा ये 16। अगर संख्याएं क्रम से लिखी गई हैं, एक बार बढ़ते क्रम हो फिर वहां से घटते क्रम में हो जाए, तो जो संख्याओं का योगफल आता है वो 20 की संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप स्क्वायर करके निकाल लेना। हाँ, यहाँ पे दिया है 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। 3 क्रमिक संख्याओं का ये जो गुणनफल दिया कितना दिया, ये 210 दिया है। बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल क्या है, इसमें ये बताना है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखो क्या करोगे आप, इसमें मानना कुछ नहीं है। जब भी लगातार या क्रमिक संख्याओं का गुणनफल आए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए देखो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, ये 2100 का फ्रैक्शन कर देंगे, सॉरी 210 का फ्रैक्शन करेंगे। 210 का आप फ्रैक्शन करो कितना आ जाएगा, आप बताओगे। एक 0 एक 2 आएगा और एक 5 आएगा, बचेगा क्या, एक 7 और एक क्या बचेगा 3, 21। फ्रैक्शन जब भी करना रहे आप ऐसे करो। आपसे ये बोल रहा है संख्याएं, अब इन्हीं संख्याओं में आप क्रम से संख्या ढूंढ लो। आप ये 5 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा 7, तो आपको एक संख्या 5 मिलेगी, दूसरी 6 मिलेगी, तीसरी क्या मिल जाएगी 7। मैं ये कह रहा हूं जब भी ऐसे सवाल आए गुणनफल में, सबसे पहले आप दी गई संख्या का फ्रैक्शन करो। फ्रैक्शन करने के बाद क्या करोगे, देख लो संख्याएं क्रम से कौन कौन सी इसमें बन रही, संख्याओं को क्रम से बताना हमें। क्रमिक संख्याओं का गुणनफल है तो यानी 5 6 7, और क्या बोल रहा है हमसे, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 7 और छोटी संख्या क्या है 5, योगफल कितना जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये सवाल आपको आसानी से आ गया होगा। देखो जो तरीके हम बता रहे हैं सेम वैसे ही लगाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं लगाओगे आप, विद इन टाइम अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो तो वहां पे परेशानी बढ़ जाएगी। सवाल को ऐसे ही लगाइए एकदम। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अगर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करोगे तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे, आप बताओ। आप बताओगे, देखो अभाज्य संख्या पहले क्या होती है 2 गुणे, इसके बाद क्या आ जाएगा 3, इसके बाद क्या आ जाएगा 5, इसके बाद क्या आ जाएगा 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, ऐसे इनफाइनाइट तक हैं जितनी अभाज्य संख्या है सबको अगर आप गुणा कर दो तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिलेंगे, सिर्फ 1 जीरो मिलेगा। 5 गुणे 2, क्योंकि जीरो जब भी आपको प्राप्त करना होता है तो आप ये देखते हो कि उस संख्या में कितने 2 और कितने 5 हैं। 2 और 5 की संख्या कितनी है, 1 ही है। 5 तो और कहीं अब कहीं और मिलेगा नहीं, ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। तो आप बताओगे सिर्फ कितने जीरो मिलेंगे, 1 जीरो मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका देखो आप कैसे लगाओगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला याद करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप दिया 14 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध दिया 80% है। कितना दूध है, 80% दूध है। ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, दूध की मात्रा कितना हो जाए 70% हो जाए। आप देखो इसमें ये कह रहा है 80 से 70% हो गया, यानी 10 की कमी हुई कितने में, 80 में, यानी 1/8, 1/8 की कमी हुई। जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो उसमें आपको यह बताया जाएगा 1/8 की कमी को 1/7 की वृद्धि निरस्त कर देती है, यानी किसका 14 का 1/7 डाला गया होगा, यानी सॉरी 7 है तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी 2 लीटर इसमें क्या मिला दिया गया होगा, पानी। 2 लीटर पानी मिलाने पर दूध की मात्रा क्या हो गई होगी, घट गई होगी। ऐसे ही सवाल लगाइए एकदम। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये घंटी वाला सवाल है। 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और यह तीनों घंटियां 5 बजे एक साथ बजी हैं। आपको यह बताना है कि पुनः एक साथ कब बजेंगी। देखिए इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ इसका क्या करोगे आप, ये तो बहुत आसान है, सबको आता होगा। 10 है, 15 और 20, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 60। 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 1 घंटे, यानी 10, 15, 20 इसी अंतराल पर बजती हैं, तो ये 60 मिनट बाद पुनः बजेंगी। 60 मिनट
के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। अगर वो 5 बजे एक साथ बजी है तो फिर अगले घंटे में यानी 6 PM पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे 6 बजे वो पुनः एक साथ बजेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सवाल कॉन्सेप्ट का सवाल है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एक निश्चित धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज दिया है कितना दिया है, ये 800 दिया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 800। और ये दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 848। एक चीज आपको पता होगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, एक समान रहता है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हमारा बदलता रहता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के दोनों का ब्याज जो है समान, यानी पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये बताओ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हमें कितना दिया, 800, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा आप बताओगे कितना होगा, 400 रुपए। अच्छा, एक वर्ष का साधारण ब्याज भी 400 होगा और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी, ये भी 400 होगा, 400 होगा। अब देखो आप, लेकिन अगले वर्ष ये 448 हुआ है, यानी 48 रुपए उसे क्या मिले हैं एक्स्ट्रा, किस पे मिले होंगे, 400 पे। 400 पे 48 रुपए एक्स्ट्रा मिले, यही बताना है कि दर कितना बनेगा। तो आप बताओगे 12 चौक 48 और सॉरी 4 ऐसे कर लेते हैं, 100 बनाना ऐसे कर लो आप। 48 दिया है, बट्टे में क्या दिया है, 400, तो 4 से कैंसिल आउट कर दो, 12 आ जाएगा। 12 बट्टे 100 मतलब 12%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12% हो जाएगा। एक बार आप अपना देख लो, मैं ये कह रहा हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष में दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और जो साधारण ब्याज आपका होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सिर्फ एक वर्ष के लिए समान होते हैं। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया है, एक व्यक्ति अपनी मूल चाल, उसकी जो मूल चाल है उसके 8/5 चाल से घर जाता है और उसे घर जाने में वास्तविक चाल से 18 मिनट कम समय लगता है। देखो जाहिर सी बात है, जो उसकी वास्तविक चाल है उस वास्तविक चाल से वो तेज चाल से जा रहा है और उस तेज चाल से जाने में उसे 18 मिनट कम समय लगता है, तो उसकी वास्तविक चाल से घर जाने में कितना समय लगेगा। देखो इसका जो वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल इसकी 5 है और वो जो बढ़ा के चाल जा रहा है, बढ़ा के किस चाल से जा रहा है, 8 की चाल से जा रहा है। ये कह रहा, आप बताओ यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ रहा है। अच्छा, ये इनके चाल का दिया है, ये इनका चाल 3 यूनिट बराबर कितना देगा, 3 यूनिट का डिफरेंट, 3 बराबर कितना हो जाएगा 18, 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ गया, 6। ये देखो इनके चाल का अनुपात है। अगर हमें समय का अनुपात बताना रहेगा तो हम क्या करेंगे, चाल समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी 8 ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा, अगर वह वास्तविक चाल से जाता तो 8 छक क्या हो जाता, 48 मिनट का समय लगता। अच्छा, अगर वास्तविक चाल से नहीं जाता तो 6 पंचे 30 मिनट का समय लगता। दोनों का डिफरेंट क्या दिया, 18 मिनट आ जाता। तो यहाँ पे जब भी सवाल आए ऐसे आप समझो, जो चाल और समय होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमें चाल का अनुपात पता है तो हम क्या करेंगे, समय के अनुपात में चेंज करने के लिए इसे क्या कर लेंगे, आप चेंज कर देंगे। अगला सवाल है, ये सवाल क्या दिया है, हाँ ये दिया है, यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक खास समय अवधि के लिए स्वयं का 2 गुना हो जाती है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, ये जो स्वयं का दिया रहता है ना, ये स्वयं का, ये ब्याज को बता रहा है, ब्याज का 2 गुना ब्याज प्राप्त होता है। उतने ही समय में ब्याज कितने % वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब आप ये समझ लो, हमारे पास मान लो 100 रुपए हैं, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, ये कह रहा है कि जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है इसका 2 गुना ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 200। ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 200 रुपए। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, मैंने आपको ये बताया है कि ब्याज और दर, अगर हम ब्याज में दर से भाग देंगे तो हमारा समय निकलेगा और समय से भाग दोगे तो क्या निकलेगा, दर निकलेगा।
आप ये बताओ, हमें ये बताना है कि यहाँ से समय निकालना है, तो हमें ब्याज कितना मिला 200, दर कितना दिया 5%। 5% से अगर इसमें भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 40 वर्ष। और अगले पॉइंट पे क्या दिया है, उतने ही समय में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। स्वयं का 4 गुना होने का मतलब अब ब्याज हमारा कितना हो जाना चाहिए 400। मैंने ये बताया है कि जब भी आप, एक चीज आप ध्यान देना, अगर ब्याज है और ब्याज किसके बराबर होता है, दर और समय के बराबर होता है, तो अगर हम इसमें किससे भाग देंगे, समय से भाग देंगे, तो हमारा दर निकल के आएगा। दर कितना हो जाएगा, ये 10% आ जाएगा। दर कितना आ जाएगा आपका बताओगे 10%। अगर आप ब्याज में समय से भाग दोगे तो दर निकल के आएगा, और दर से भाग दोगे तो समय निकल के आएगी। दोनों कॉन्सेप्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर ब्याज आपको पता है और समय पता है तो दर आप बता ले जाओगे। साधारण ब्याज में ऐसा होता है। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी घर से पैदल जाता है और रिक्शे द्वारा आता है। इस प्रकार उसे कुल 40 मिनट का समय लगता है, परंतु वह पैदल जाता और पैदल ही आता तो 10 मिनट अतिरिक्त समय लगता। 10 मिनट अतिरिक्त समय लगता, तो बताइए रिक्शे द्वारा आने जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखो कुछ नहीं करना है, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं वह पैदल गया है और रिक्शे से आया है। पैदल गया और रिक्शे से आया तो उसे 40 मिनट का समय लगा। अब ये कह रहा है कि यदि वह पैदल जाता और पैदल पुनः आता तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता, मतलब कितने मिनट लगते हैं 50 मिनट। आप बताओगे 2p बराबर कितना हो जाएगा 50। अरे पैदल आया गया दोनों, मतलब p बराबर कितना आ जाएगा 25, यानी 25 मिनट का समय उसे पैदल आने जाने में लगेगा। अब ये कह रहा है यदि वह रिक्शे से आए और रिक्शे से जाए, आर का मान पूछ रहा है, तो आप बताओ 25 इसमें से घटा दो, 25 घटाओगे आर का मान कितना आ जाएगा, आप बताओगे 15। अगर 15 है, रिक्शे से जाए 15 मिनट, आएगा भी 15 मिनट, तो कितना लगेगा 30। ये ऑप्शन ही दूसरा है, यहाँ पे आप 30 मिनट बना लो, 30 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कोई नहीं सही है, अलग से बनाना पड़ेगा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या दिया है, ये दिया है धन की एक राशि पी क्यू आर के बीच क्रमशः 3:5:7 3:5:7 में बांटी जानी है, और क्यू को आर से 4,000 रुपए अधिक मिले हैं, तो बताना पी और क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए मिलेंगे। देखो प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। रेशियो में अगर आपको प्रेजेंट करने का तरीका पता है तो आपको आपके सवाल विद इन टाइम लगेंगे। दिया क्यू को आर से कितने अधिक मिले हैं 4,000। आप बताओ क्यू आर में कितने का डिफरेंट, क्यू को यहाँ से कितने यूनिट अधिक मिले 2। आप बताओगे 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 4,000। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 2,000। 1 यूनिट बराबर हमारा हो गया 2,000। हमसे क्या कह रहा है, पी और क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। पी और क्यू मतलब कितना यहाँ पे दिया, पी और क्यू 5 3 5 8 यूनिट, 8 से इसी में गुणा कर दो, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बताओगे 16,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है आगे। हाँ देखो इस पे इतने सवाल लगते हैं साधारण ब्याज के, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो यहाँ बताएंगे जो दर होता है और समय, दर और ये समय का गुणनफल, यही क्या होता है साधारण ब्याज होता है और कुछ नहीं। दर और समय का गुणनफल ही साधारण, इसी पे सारे सवाल लगेंगे, ये भी सवाल उसी पे है। ये कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन के समय, सॉरी ये दिया, हाँ समय की अवधि है और ब्याज की दर के संख्यात्मक मान आपस में समान है, ये दिया है। दर और ब्याज के दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। आप ये बताओ अगर मैं दर आर मान लूं तो समय भी आर होगा, और ये बट्टे में क्या होता है 100 होता है। यही कह रहा है, यही जो ये अब ये हमारा क्या हो गया ब्याज, और ये बराबर हो जाएगा 4 बटे किसके हो जाएगा ये 9 के। अगर दोनों के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं तो अब ये सब इधर आ जाएगा, आप बताओगे सब इधर आ जाएगा, और ये आर आर का मतलब स्क्वायर में हो जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा ये 2/3, और यहाँ से 10 बाहर होगा,
देखो 4 से 2 और 9 से 3, तो ये क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी 6 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 6 सही 2/3%। ये पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, दर और समय का जब भी आप गुणा करोगे तो क्या बन के आपको आएगा साधारण ब्याज मिलेगा। जब दर और समय का गुणा करोगे तो क्या मिलता है साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन दिया है 3 बर्तन ए बी सी हैं जिनके आयतन समान है और इन बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:3, 3:2, 9:1 में है। तीनों बर्तन के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो इस सवाल को आप समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 बर्तन है, उसके पात्र एकदम समान है, यानी तीनों के पात्र क्या है एकदम समान है। पहले वाले पात्र में 7:3 में दूध और पानी है, दूसरे वाले में 3:2 के अनुपात में है और तीसरे वाले में 9:1 के अनुपात में है। पात्र समान होने का मतलब ये इसमें 10 लीटर आ रहा है, इसमें 5 ही लीटर आ रहा है और इसमें क्या है 10 लीटर आ रहा है, 10 लीटर आ। अगर इनके पात्र समान है तो हम ये मान लेते हैं इसमें भी 10 लीटर कर देते हैं, तो 10 लीटर इसमें भी आएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने का मतलब ये क्या हो जाएगा 2×3 6 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो पात्र समान हो गए 10 10 10। अब इसमें दूध को दूध के साथ, पानी के साथ आप जोड़ सकते हो। 7 6 13 और 13 9 क्या हो जाएगा 22 अनुपाते पानी को पानी के साथ। देखो 4 3 7 7 1 क्या हो जाएगा ये 8, ये आ जाएगा 11 अनुपाते क्या आ जाएगा ये 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 11:4, ये ऑप्शन नंबर सी। मैं ये कह रहा हूं अगर आयतन समान है तो क्या करो मतलब सब में जो मिश्रण की मात्रा है समान कर दो आप। अगर आयतन समान है तब इस कंडीशन में आप ऐसे लगाओगे और उसके बाद सारे अनुपात को आपस में क्या करो आप जोड़ दो। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 64 गुनी हो जाएगी। ये दिया है 8 वर्षों में क्या हो जाती है 16 गुनी और ये बताना कितने वर्षों में क्या हो जाएगी 64 गुनी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने ये बताया कि हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। अगर ये 8 वर्षों में 16 गुना हुआ है, 16 गुना हो गया, 8 वर्षों में क्या हो गया ये 16 गुना, सॉरी 8 वर्षों में ये 16 गुना हुआ। देखो आप इसे लगाओगे कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ 8 वर्षों में 16 गुना होने का मतलब ये 4 की पावर क्या हो गया 2 हो गया होगा, यानी 8 वर्षों में 4 की पावर 2। तो आप बताओ 4 दूना 8, यानी 2 वर्षों में 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा ये, यानी 2 वर्षों में कितना हो जाएगा ये 2 गुना होगा। अब ये कह रहा है 64 गुना करने के लिए, तो 64 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6 होता है 64। अब ये कितने वर्ष में 2 छक क्या हो जाएगा ये 12 वर्ष में आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या सही होगा आप बताओ, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 12 वर्ष लिख लो आप, ये 12 वर्ष में हो जाएगा। टाइप बहुत गंदा हुआ है। आप देखो हम ये कह रहे हैं 8 वर्षों में अगर 16 गुना हुआ है तो हम क्या करेंगे 8 वर्षों में 4 की पावर 2 गुना, 4 की पावर 2 मतलब 4 दूनी 8। तो आप बताओ 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुना होगा, 2 वर्षों में 2 गुना। तो अब ये बताओ अगले 2 वर्ष में क्या हो जाएगा फिर 2 की पावर 1 बढ़ जाएगा, ऐसे कितनी बार बढ़ेगा 6 बार, तो यानी 6 दूना क्या हो जाएगा 12। आप बताओ यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दिया दो संख्याओं का योगफल 384 है और उनका महत्तम समापवर्त कितना है 48 है। संख्याओं का अंतर बताना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे इससे, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। ये 384 में हम क्या करेंगे 384 में 48 से हम भाग करेंगे, क्योंकि आपको डिटेल नहीं, यहाँ पे आप जब डिटेल आपको बताएंगे तो आप जान जाओगे क्या होता है। हम क्या करते हैं इससे 12 से काट देंगे, 12 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, हाँ 12 से भी कट जाएगा, तो 12 तो यही 36 हो जाएगा और ये 2 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 चौक 48 4 8 आ जाएगा, यानी क्या आ गया 8। लेकिन अगर हम महत्तम समापवर्त से भाग दिए तो ये दो संख्याओं का योगफल क्या है 8। 8 को हम कैसे लिखेंगे, एक संख्या अगर 1 रहेगी दूसरी संख्या क्या रहेगी 7, अगर एक संख्या 2 रहेगी दूसरी संख्या क्या रखेंगे 6, अगर एक संख्या 3 रहेगी दूसरी संख्या क्या रखेंगे 5,
और इसके बाद और कोई बनेगा 1 7 2 2 6 और 3 5 और 4 4 बनेगा नहीं। और आप ये जान रहे हो कि अगर ये संख्या लेंगे तो हमारा महत्तम समापवर्त ये बदल जाएगा। हम ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं जिसमें कोई संख्या कॉमन ना हो। आप बताओ 1 और 7 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 6 में क्या है, 2 कॉमन है। तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। आपसे अगर ये पूछा जाता ऐसे कितने जोड़े बनेंगे तो कितने जोड़े बताते आप, 2 जोड़े बताते। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो ये हमारा महत्तम समापवर्त कितना है, 48। 48 के मल्टीपल में जो भी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे देखो एक तो ये आ जाएगा 48 गुणे 6, एक का आंसर हमारा ये आएगा। और ये एक 48 गुणे 2, 48 गुणे 2, 2 आंसर इसके आएंगे क्योंकि 2 जोड़े बने हैं। तो 48 दूना 96, 96 दिया नहीं है तो अगला देखते हैं। 8 6 48 और 6 चौके 24 4 28, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 288। ऐसे सवाल में बहुत सारे जितने जोड़े बनेंगे ऐसे सवाल के उतने आंसर आएंगे। तो आपको चेक करना पड़ता है कि कितने जोड़े बने, पहले जोड़े आप बना लो कितने जोड़े बन रहे हैं, इसके बाद उसमें आप चेक कर लेना। लेकिन हाँ, जोड़े बनाने में एक चीज का आप ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जिस संख्या का आप जोड़ा बनाओ वो संख्या दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कॉमन हो जाएगा तो आपका महत्तम समापवर्त बदल जाएगा। इसी वजह से ऐसी संख्याओं का हम जोड़ा नहीं काउंट करते। संभव है, देखो मैंने अभी बताया था जब भी संख्याओं जोड़े से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे लगाओगे। 105 दिया है, 105 और महत्तम समापवर्त क्या दिया है, 7 दिया है। जब भी ऐसे सवाल आए योगफल से या गुणनफल से तो सबसे पहले महत्तम समापवर्त से आप भाग दो तो क्या आ जाएगा, 15। अब ये 15 योगफल बनाना है। 15 देखो कैसे कैसे बनेगा, एक तो 1 + 14 बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, दूसरा 2 + 13 बनेगा, 3 + 12 बनेगा, 4 + 11 बनेगा और 5 + क्या बनेगा, 10 बनेगा, 6 + 9 बनेगा और 7 + 8 बनेगा। इसके बाद कोई जोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन मैंने ये बताया कि आप कौन सा जोड़ा देखोगे, इसमें कौन सा जोड़ा आप बना सकते हो। मैंने ये बताया जिस संख्या में कोई संख्या कॉमन हो जाएगी वो जोड़ा नहीं बनेगा। पहला जोड़ा बन सकता है, बनेगा, दूसरा जोड़ा भी बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। देखो 3 चौक 12 यानी 3 इसमें भी है 3 यहाँ पर भी है, ये वाला जोड़ा नहीं संभव होगा। अब ये बताओगे 4 + 11 यहाँ पे एक जोड़ा बनेगा, 11 5 सॉरी 11 4 हो, ये 10 हो जाएगा। तो 10 और 5 में भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल, 9 6 ये भी कैंसिल, 8 7 ये बनेगा। देखो जिस संख्या में, इसका सीधा फंडा यही होता है कि कोई संख्या कॉमन ना हो। अगर कोई संख्या कॉमन है तो क्या बताओगे आप, जोड़ा नहीं बनाओगे उसका। तो कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4, 4 जोड़े। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। जब भी ऐसे सवाल मिले तो आप ऐसे ही लगाइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।